प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आज का जो विषय है वह है अरस्तु, जो पाश्चात्य विचारक हुए हैं। अरस्तु, वास्तव में अरस्तु एक महान विचारक हैं जिन्होंने अपने विचारों को पूरी दुनिया में अवगत कराया अपने विचारों से। ये जो अरस्तु है, ये राजनीति विज्ञान का जिसे जनक कहा जाता है। अरस्तु को अकादमी का मस्तिष्क भी कहते हैं। समस्त जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन है उसमें अरस्तु का राज्य के विज्ञान के विषय पर उसकी जो पुस्तक है उसका नाम है पॉलिटिक्स। उसी के कारण पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का जो श्रेय है वो अरस्तु को जाता है। यद्यपि प्लेटो की जो पुस्तक रिपब्लिक है उसकी भांति उसकी अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स में रिपब्लिक की भांति संवाद के रूप में नहीं है। आइए, अरस्तु एथेंस से लगभग 700 मील दूर 384 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था। इसके पिता चिकित्सक थे और बाल्यकाल से ही वह औषधियों के वातावरण में पला पुसा हुआ था। प्लेटो से प्रभावित हुआ और प्लेटो ने अपनी अकादमी में उस समय इससे प्रभावित होकर प्लेटो को अपनी अकादमी में स्थान दिया। आइए सीधा सा हम प्लेटो की विचारधारा को समझें। जैसे कि पिछली कक्षाओं में मैं प्लेटो की विचारधाराओं से आप सबको अवगत कराया था। जैसे प्लेटो का न्याय सिद्धांत, प्लेटो की शिक्षा का सिद्धांत। ऐसे ही आज की कक्षा में अरस्तु क्या दास प्रथा का जो विचार है, दास प्रथा के संबंध में अरस्तु का क्या दृष्टिकोण है। अरस्तु के समाज के सिद्धांत की अवधारणा में मनुष्य प्रकृति और प्राकृतिक असमानता से अधिक कोई अन्य सूत्र नहीं है। उसने दासता का सिद्धांत ही नहीं बल्कि उसका शासन के सिद्धांत भी उस पर टिका हुआ है। अरस्तु के अनुसार दास की व्यवस्था सभ्य जीवन और एक सभ्य सामाजिक व्यवस्था को जन्म देती है। तो इस तरह से अरस्तु का जो विचार है वो उसका ये मानना है कि किसी भी सभ्य समाज का शासन, अरस्तु का ये कहना है कि किसी भी सभ्य समाज का शासन सदैव हमेशा से अन्य
की अपेक्षा कुछ ही लोगों के पास रहता है। क्यों? सर्वाधिक श्रेष्ठ शासन वह है जिसमें, उसका ये कहना है कि सर्वाधिक श्रेष्ठ शासन वह है जिसमें श्रेष्ठ लोग हीन लोगों के ऊपर होते हैं। सीधा सा ये हो गया कि श्रेष्ठ शासन उन लोगों के पास होता है जिनके पास बुद्धि होती है। अरस्तु का ये मानना है कि कुछ लोगों का जन्म ही शासन करने के लिए होता है और कुछ लोगों का जन्म शासित होने के लिए होता है। इसका आशय ये है कि उसका अर्थ ये है कि कुछ लोग जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो बुद्धिहीन व्यक्तियों पर शासन करते हैं। अर्थात हम ये समझें, अरस्तु ने राज्य को भी नागरिकों के एक छोटे से वर्ग का शासन है जो अपने शिक्षा व क्षमता क्षमता के समान होते हैं। जो होना यानी अर्थात हम ये समझें कि मेहनतकश व दासों को मताधिकार रहित भीड़ के ऊपर होते हैं। कहने का आशय ये है कि अरस्तु के अनुसार जो दास व्यवस्था है वो इसको श्रेष्ठ मानता है। क्यों मानता है? उसने इसलिए मानता है कि जो पॉलिटिक्स का रचयिता अरस्तु है उसने ये विश्लेषण किया कि राज्य की उत्पत्ति जो पॉलिटिक्स है पुस्तक, उसने उस पॉलिटिक्स पुस्तक के प्रथम खंड में ही इसका विश्लेषण किया। और विश्लेषण कैसे किया? राज्य की उत्पत्ति से उसने शुरू किया। राज्य परिवारों से बनता है, अतः अरस्तु ने सर्वप्रथम गृहस्थी के प्रबंधन को स्थान दिया, जिसके कुछ अंश के द्वारा जो उसके सदस्य हैं इसमें स्वतंत्र लोग व दास तथा सारे सामान को उसने शामिल कर लिया। एक आदर्श गृहस्थी में दास के स्थान पर उसका विशेष ध्यान जाता है। दासता के औचित्य की धारणा को वो आगे बढ़ता है और पॉलिटिक्स के अंतर्गत वो जो इसका अरस्तु है रचयिता पॉलिटिक्स ग्रंथ, मुख्य योगदान उसका क्या है? उसने कहा कि मानव जाति की प्राकृतिक असमानता के सूत्र के आधार पर उसके प्रकृति का समर्थन देते हुए वो कहता है कि प्रकृति सुविधाजनक एवं अनिवार्य मानता है तो कुछ उत्तम लोगों को बहुत हीन समझता है। जैसे प्रकृति से ही
असमानता के सूत्र का समर्थन करता है। वो कहता है कि प्रकृति में ही कुछ ऐसे लोगों का जन्म होता है जो कम बुद्धि वाले होते हैं और एक वो होते हैं जिनमें अधिक बुद्धि होती है। इसलिए हीन लोगों पर शासन कौन करते हैं? कुछ उत्तम लोग शासन करते हैं हीन लोगों पर जिनमें बुद्धि कम है। इसलिए उसने अपने कुछ तर्क भी प्रस्तुत किए। उसने क्या कहा कि मानव जिस प्रकार शरीर व आत्मा एक दूसरे से मिलकर कैसा बनाते हैं? शरीर और आत्मा एक दूसरे से मिलकर के एक संजीव शरीर की रचना करते हैं, ठीक उसी प्रकार से स्वामी और सेवक के संयोग से क्या बनेगा? सेवक और संयोग से सेवक, स्वामी और सेवक के संयोग से संजीव घर बार की रचना होती है। स्वामी आत्मा की तरह है, स्वामी आत्मा की तरह है, और जबकि सेवक उसका शरीर है। जैसे आपने देखा होगा कि आपका जो मस्तिष्क है वो माने स्वामी है और आपके जो शरीर के अंग हैं वो क्या हो गए? वो जो है इसके सेवक हैं। इसलिए वो कहता है कि शरीर की अपेक्षा वह आत्मा को अधिक महत्वपूर्ण मानता है। उसी प्रकार गृहस्थी में भी दास की अपेक्षा वह स्वामी को अधिक महत्व देता है। वो कहता है कि दोनों के हित के लिए है, दोनों के इसमें हित और सदते हैं। वो कहता है कि स्वामी के बगैर कोई कार्य नहीं हो सकता है क्योंकि उसके पास बुद्धि है। और अरस्तु कहता है कि स्वामी की जो व्यवस्था है, स्वामी की जो व्यवस्था है वो ठीक से चल सके इसके लिए प्रकृति में जो है प्रकृति से प्रदत्त है ये दास, ऐसी व्यवस्था प्रकृति के अनुसार है। प्रकृति ने लोगों को असमान बनाया है। वो कहता है कि कुछ लोगों को बुद्धि, ज्ञान, विवेक की हैसियत से बहुत ही उत्तम लोगों को बनाया है और कुछ लोग बहुत ही कम बुद्धि वाले, दीनहीन हैं। ऐसे लोगों को उसने प्रकृति से ही वो जन्म दिया है। इसलिए वो कहता है आगे, विवेकशील लोगों को, जिनके पास बुद्धि है या उत्तम प्रकृति के ज्ञान रखने वाले, विवेक रखने वाले ऐसे व्यक्तियों को विवेकहीन लोगों पर शासन करना चाहिए। क्यों? वो आगे उदाहरण देता है। वो कहता है कि जिस प्रकार पालतू पशु, जंगली जानवर, पालतू पशु और जंगली जानवरों से बेहतर जीवन व्यतीत करते हैं क्योंकि उनका स्वामी उनकी देखरेख करता है। क्या उसको समझना थोड़ा सा भाषा क्लिष्ट है इसकी समझने के लिए आपको? क्या वो कहता है कि पालतू पशु जंगली जानवरों से बेहतर जीवन व्यतीत करते हैं। पालतू पशु कौन आ गए? जैसे गाय है, बकरी है, कुत्ता है, घोड़ा है,
आदि जो जानवर हैं, पालतू पशु जंगली जानवर से व्यतीत जीवन व्यतीत करते हैं। कैसे? बेहतर जीवन समझने का प्रयास करिए कि जिस प्रकार अरस्तु का ये कहना है कि जिस प्रकार पालतू पशु जंगली जानवरों से अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि वो स्वामी की देख रेख में रहते हैं। ठीक इसी प्रकार अरस्तु कहता है कि दासों की भी यही स्थिति है। हीन लोग यानी दास लोग अपना बेहतर जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि वह किसी स्वामी के अधीन रहते हैं। इसलिए हीनों को उत्तम के अधीन रहना बहुत ही उपयोगी है। इसलिए अरस्तु सामाजिक व्यवस्था के लिए दास प्रथा को प्रेफरेंस देता है। नेक्स्ट, इसकी आलोचना भी हुई है। इसी प्रकार उसकी आलोचना को भी हम लोग कल की कक्षा में विस्तार से समझेंगे। धन्यवाद।